अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, आज के दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक सेलिब्रेटरी मूवमेंट दोबारा देखी गई, एक सेलिब्रेशन यानी कि 700 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। ऑल टाइम हाई आज भी इंट्राडे हायर साइड पे भी 74,000 का लेवल टच किया गया और फाइनली क्लोजर भी ऑल टाइम हाई पे हुआ यानी कि 73,799 पॉइंट्स के साथ। इट मीन्स कि यहाँ पर बहुत सारी एक गुंजाइश मौजूद है। जो इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन है, जो ट्रस्ट लेवल है, कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। यही कह रहे हैं सब लोग कि मार्केट के जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो इतनी चीप है कि अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन अब तक यही दिखाई दे रहा है कि मार्केट में बहुत ज़बरदस्त गुंजाइश है और बहुत ज़्यादा चार्म है। यही चार्म बरकरार रहे, यही डेली बेसिस पे पार्टिसिपेशन रहे इन्वेस्टर्स की, तो मार्केट में एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और साथ साथ जो हमारी इकोनॉमिक नंबर्स हैं वो भी हमें इस चीज़ की याद दहानी करवाते रहेंगे कि दे आर ऑन राइट डायरेक्शन। दिस इज़ द रीज़न कि मार्केट उसको इन्फ्लुएंस दे रही है, उसका इम्पैक्ट दे रही है। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ डे में आज हम बजट के हवाले से बात करेंगे। ऑन गोइंग क्या सिनेरियो है, बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो न्यू आएंगी या फिर जो पुरानी है वो उनको जो है वो ख़त्म किया जाएगा या मज़ीद कुछ ना कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के हवाले से, बिजनेसेस के हवाले से, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो ट्रेंड हैं उसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर। जो अभी चार्म है वो आने वाले दिनों में क्या होगा, तो फर्दर आज डिटेल डिस्कस करेंगे। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। हमें ज्वाइन किया है शकील अनवर कमाल साहब ने, इकोनॉमिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेरी वार्म वेलकम। और हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ बवानी साहब। आप हैं फॉर्मर डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और साथ साथ बिजनेसमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब, वेलकम टू द शो आफ्टर लॉन्ग टाइम। थैंक यू। सो मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूंगी अशरफ साहब से कि अशरफ साहब आप क्या समझते हैं, एक इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही एक संभलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत अरसे से ये देखा जा रहा था कि कुछ चीज़ें इफ्स एंड बट्स के थ्रू दिखाई दे रही थी कि ऐसा लगता था हाँ ये हो जाएगा लेकिन ऐसा है, अगर हो जाएगा तो यूँ हो जाएगा, मतलब कुछ कंफर्मेशन नहीं थी। लेकिन अब मार्केट में भी बाकायदा एक कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन है, डेली ऑल टाइम हाई है और साथ साथ जब फ्राइडे को भी ऑल टाइम हाई देखा, मंडे का आगाज़ भी एक एंथुजियास्टिक मूवमेंट में हुआ है, तो मज़ा आता है उसे देखकर। कैसे देख रहे हैं तमाम चीज़ें? आपका सवाल मार्केट के हवाले से ही है? बोथ मार्केट एंड बिजनेसेस। देखिए, मार्केट की जो पॉजिटिविटी इस वक्त है वो बहुत अरसा, बहुत साल, कई साल मार्केट नेगेटिव रही है या डल रही है। इंडेक्स भी बहुत डाउन हो गया था, मल्टीपल बहुत नीचे चले गए थे, वैल्यूएशंस बहुत चीप थी और उसकी एक बहुत बड़ी रीजंस, उसकी कई रीजंस थी। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन, पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट, पाकिस्तान एक स्टेज पे डिफ़ॉल्ट के दहाने पे था। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्रिएट कर रही थी पाकिस्तान में। और एक नेगेटिव जो जब ये नेगेटिविटी होती है, बिज़नेस में नेगेटिविटी होती है, लोगों में नेगेटिविटी होती है, तो ज़ाहिर है मार्केट तो उसका रिफ्लेक्शन होती है। और ये गलत भी नहीं था क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़तरनाक हद तक ख़राब हो चुकी थी और रूमर्स भी बहुत ज़्यादा थे, पॉलिटिकल नॉइज़ भी था, थोड़ा सा आप कह सकते हैं। नहीं, डॉलर बहुत बुरी तरह गिर रहा था, आपका रूपी पैरिटी, करंट अकाउंट डेफिसिट इतना था, इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ ऊपर चला गया था, शूट कर गया, बहुत शूट किया हुआ था, इंटरेस्ट रेट्स उसकी वजह से बहुत ऊपर चले गए थे। तो ये सब चीज़ें ना बिज़नेस के लिए अच्छी हैं, ना मुल्क के लिए अच्छी नहीं है, ना इकॉनमी के लिए अच्छी होती हैं। तो ज़ाहिर है इस मुल्क में एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी और उस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ साथ जहां हम ब्लीड कर रहे थे, जहां से हमें हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी हो रहा था और साथ साथ बजट डेफिसिट भी हमारा बहुत बड़ा था, तो उसको कर्ब करने की ज़रूरत थी। और उसके लिए IMF आपको मुस्तकिल कहता था कि ये पॉलिसी रिफॉर्म्स करें, स्टार्ट करें, आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें। अब हो ये रहा था कि हम उसको नहीं कर रहे थे या फॉलो नहीं कर रहे थे। तो एक स्टेज पे ये भी आ गई ना कि जब IMF ने आपसे डिले कर रहे थे या नहीं दे रहे थे या निगोशिएशन ख़त्म नहीं हो रही थी,
تو یہ 2-3 دفعہ اس ملک میں ہوا، جو کہ ایک اچھی نشانی نہیں تھی، اس لیے کہ اگر آپ کو IMF کی ضرورت ہے تو ضرورت ہے، اگر آپ کا ریزرو ڈیفیسٹ میں ہے، امپورٹس زیادہ ہیں آپ کی، ایکسپورٹس اتنی نہیں ہیں، تو ڈالر نہیں ہے آپ کے پاس، اور اگر ڈالر آپ کو آئل امپورٹ کرنا ہے اور دوسری ضروری چیزیں جو اس ملک کے لیے ہیں، چاہے وہ پلانٹ مشینری کے آئٹمز ہوں یا چاہے دوسری ضروریات ہوں، فوڈ آئٹمز ہوں، اس کے لیے اگر ڈالر نہیں ہوگا تو دین یو لیڈ ٹو اے ڈیفیکلٹ سچویشن، جس میں پھر ڈالر پہ رن بھی پڑتا ہے، جو آپ نے دیکھا کہ لوگ 330 پہ بھی ڈالر بھاگ بھاگ کے خرید رہے تھے، اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تو پتہ نہیں کیا تھی کہ یہ کہاں جائے گا، کوئی 400 کی باتیں کر رہا تھا تو کوئی 450 کی کہہ رہا تھا، تو ایک اسپیکولیشن، ریومرز، نیگیٹیوٹی تھی، یہ اسی کا نتیجہ تھی جو آپ سے میں نے ابھی چند باتیں کہیں، چند پوائنٹس جو اکانومی کے تھے، اور ظاہر ہے اس کے پیچھے ریزنز ہیں، اس کے پیچھے ہماری جو اکنامی کی حالت ہے، کمزور حالت تھی، اس کی بہت بڑی ریزن تھی۔ تو آئی تھنک ہوا یہ ہے کہ جو چند اقدامات آئی تھنک بہت سخت اقدامات انٹرم گورنمنٹ نے کیے، جو کہ ضروری تھے، جو کہ بہت ہارش لگتے ہیں اور عوام پہ بھاری بھی تھے، ان ٹرمز آف سب کو ایسا پاور لگا پرائزنگ، کہ انفلیشن کے حوالے سے بہت زیادہ ایک ایشوز ہو گئے، اور چونکہ یہ ہمارا سرکولر ڈیٹ کا بہت بڑا ایشو تھا، اور پاور، گیس، دوسرے کئی اور، تو آئی تھنک اس چیزوں پہ اسمگلنگ ایک بہت بڑا ایشو تھا ہمارا، ہے ابھی بھی، بٹ پارٹلی کرو ہوا ہے وہ، تو یہ سب چیزوں پہ جو انٹرم گورنمنٹ نے ایک پالیسی سٹینڈ لیتے ہوئے ایکشن کرنا شروع کیا ریفارمز کی طرف، ابھی تک مکمل تو نہیں ہوئے ہیں اور بہت لانگ ایجنڈا ہے جو کرنا ہے، اتنے عرصے کی چیزیں ہیں، جلدی تو نہیں ہو سکتی، لیکن اس میں ڈائریکشن ضروری ہے اور کنسسٹنسی ضروری ہے، جو آئی تھنک IMF یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ یا کوئی بھی ورلڈ انسٹیٹیوشنز ہیں یا ہماری خود کی سمجھ بھی یہی ہے کہ ہم ایک دن میں تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا ایجنڈا کلیئر ہو کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس پہ کنسسٹنسی ہو، ریورسلز نہ ہو، یو ٹرنز نہ ہو، اگر یہ ہوتے ہیں بالکل اس چیز سے تو متحمل بھی نہیں ہو سکتے، متحمل نہیں ہو سکتے، تو اب آپ کی جس طرح اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں، بلیڈ کر رہی ہیں، وہ آپ کے بجٹ پہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ اب اگر آپ ایک ڈیسیشن ابھی تو جو نظر آتا ہے گورنمنٹ کا، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ان اسٹیٹ اون انٹرپرائزز سے وہ اس کو گورنمنٹ سے ختم کر دیں گے، پرائیویٹائز کر دیں گے یا جو بھی کریں گے، بٹ وہ گورنمنٹ سیکٹر سے باہر جائیں گی، تو یہ ایک اگر ہو جاتا ہے تو ایک بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ جو ایک بہت بڑی ڈیمانڈ تھی IMF کی، یا IMF کی نہیں، ہماری ملک کی ضرورت ہے، وہ اس حوالے سے ضرورت ہے کہ ہمارا ٹیکس بیس بہت نیرو ہے، جی، تو ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ٹیکس ٹو GDP ریشو 9% کے قریب ہے، بہت کم ہے، جو کہ آپ کے پڑوسی ملکوں کے قریب بھی نہیں ہے بہت، اور انٹرنیشنلی بھی بہت ویک ہے، 10% تو کچھ بھی نہیں ہوتا، 10% سے بھی کم ہے ہمارا، تو پھر آپ کیسے لوگوں کو وہ ویلفیئر بینیفٹ دے سکتے ہیں، غریبوں کو، یا اکنامک بینیفٹ دے سکتے ہیں، یا ملک کے لیے جو ضروری ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہو وہ کیسے کریں گے؟ رائٹ، میں شکیل صاحب سے بھی انٹروڈکٹری کامنٹ لے لوں۔ شکیل صاحب، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری انہوں نے ڈیٹیل بتائی، جس میں کچھ چیزیں ایک ڈیسیجنز کی بات کی گئی، کچھ چیزیں یہ بتائی جہاں پہ ہم لیک کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان تمام چیزوں کے سولوشنز کیا ہیں؟ ایک طرف انفلیشن تھی، انہوں نے انٹرم سیٹ اپ کا بھی ذکر کیا، اس وقت 38% انفلیشن کو کرب کرنے کے لیے بہت سارے میجرز لیے گئے، جو کہ اس وقت واقعی بہت زیادہ ڈیفیکلٹ اور بہت کڑوے گھونٹ تھے، لیکن اب وہ اس کے اچھے نتائج دکھائی دیتے ہیں۔ جی، اور اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ سر نے بالکل صحیح کہا، جون 2022 کے اندر، ابھی ہم صرف 2 سال پہلے کی بات کریں تو ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز $4.4 بلین پہ تھے، لوئسٹ ان دا ہسٹری پہ تھے۔ آج ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز $9 بلین پر آ گئے، اور اوور آل ریزرو جو ہے نا $15.5 بلین کے قریب ہیں، وچ از اے ویری سگنیفیکنٹ، اور جس کو کہتے ہیں حوصلہ افزا سچویشن ہے۔ ایک سال پہلے ہم آج مئی 2024 کے اندر ہیں، مئی 2023 میں ہم ڈیفالٹ لائک سچویشن پہ کھڑے ہوئے تھے، اور ایک سال کے اندر ویسے نو ڈاؤٹ اس وقت بھی لگتا تھا کہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا، لیکن بٹ ایٹ دیٹ ٹائم ہماری مطلب سچویشن بہت زیادہ پریشان کن تھی، ملک کی معیشت کی، اور ملک سیاسی طور پر بھی بہت افراتفری کا شکار تھا۔ اب اس لاسٹ 1 ایئر کے اندر ایک تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی تھوڑی سی آئی ہے، جس نے مارکیٹ کو بھی کانفیڈنس دیا،
इन्वेस्टर्स को भी कॉन्फिडेंस दिया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, IMF के साथ पाकिस्तान की जो डील हुई वो स्टैंड बाई एग्रीमेंट $3 बिलियन का, उसकी तमाम तर ट्रांचेस आ गई। लास्ट वीक $1.1 बिलियन भी आ गया, जिसकी वजह से आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $9 बिलियन के ऊपर आ गए। लेकिन फिर भी वो 9 ईयर हाई ही थे सरप्लस। जी एग्जैक्टली। अब हम इसके आने ट्रांच आने के पहले से भी इस वक्त फिर IMF की टीम पाकिस्तान के अंदर है और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ उनके साथ नेगोशिएट कर रही है, और हम कोई लॉन्ग टर्म पैकेज की बात कर रहे हैं यस्टरडे देखे, और वो हम पाकिस्तान उनसे 6 से 8 अरब डॉलर की तवील मुद्दती लोन की बात कर रहा है, जिसके लिए उनको $3 बिलियन की जो हमारा जो एक स्टैंड बाई एग्रीमेंट था वो कामयाबी से हो गया। एक तो ये बात है क्योंकि उसमें तमाम रिक्वायरमेंट जो IMF की कंडीशंस थी वो फुलफिल पाकिस्तान ने की, जिसके अंदर सब्सिडीज़ को कम करना है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल की प्राइसेस और गैस की प्राइसेस में इजाफा था। तो ये सब चीजें तमाम मेजर्स तो हमने ले लिए। अब आप समझते हैं जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट एक तरफ, दूसरी तरफ ये न्यू प्रोग्राम IMF प्रोग्राम जो कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी होगा, और जो एक तवील मुद्दती जैसे आपने जिक्र किया कि ये होगा, तो क्या लगता है आपको इसके अंदर कौन से और फर्दर उनके इनिशिएटिव्स होंगे और फर्दर मेजर्स होंगे जिसको हमें फुलफिल करना होगा, और ये बजट के बाद होगा? जाहिर सी बात है अभी टीम तो आ चुकी है, लेकिन क्या लगता है आपको? अच्छा, एक ओवरऑल थोड़ा सा एक सिनेरियो में ये आ गया कि जैसे पाकिस्तान तो बिल्कुल ही IMF के दरवाजे पे खड़ा है और पाकिस्तान को सिर्फ और IMF की ड्रिप लग रही है और उसी से रेस्पिरेशन मिल रही है। अब पाकिस्तान को अपने इस IMF से एक्सटेंडेड फैसिलिटी लेने के बाद पाकिस्तान को अपनी कारकर्दगी खुद भी बेहतर बनानी है, जिसमें IMF की भी कंडीशंस हैं कि आप अपना रेवेन्यू बेस बड़ा करें। उन सेक्टर्स के अंदर जहां से आपको टैक्स कलेक्शन नहीं होती है, आप उन सेक्टर्स को टैक्स कलेक्शन में लेकर के आएँ और अपने टैक्स कलेक्शन के बेस को बढ़ा करें। नंबर 2, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनको प्राइवेटाइज करें, और इसमें एक तवील फहरिस्त है जिसमें पाकिस्तान की जो प्रॉफिटेबल स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं वो भी शामिल हैं, जो कि सिक यूनिट्स हैं, जो कि पाकिस्तान के एक्सचेकर के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है, और वो सालाना अरबों रुपए पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से वहाँ जा रहे हैं, तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स को ग्रो करे, और इस हवाले से एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हो, इंडस्ट्रियल आउटपुट हो, IT एक्सपोर्ट्स हो, इसमें इजाफे की पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए। ये 3 अहम टास्क हैं जो कि पाकिस्तान की हुकूमत ये बड़ा ज़रूरी है ये मालूम करना। मैं अशरफ साहब से ही पूछूंगी। अशरफ साहब, बड़ा ज़रूरी होता है, सब कहते हैं कि जब SBA अरेंजमेंट था, स्टैंड बाय अरेंजमेंट, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था क्या हम IMF के न्यू प्रोग्राम में जाएंगे, तो उस वक्त ये सवाल होता था यस ज़रूरी है, ज़रूरत पड़ रही है, दिख भी रहा है, थोड़ा सा ये एक सर्कमस्टांसेस भी ऐसे हैं। अब आपको क्या लगता है कि इस जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी होगी, इसके बाद हम जो इन्होंने कहा कि हमें रेस्पायरेशन हमारी ऐसी ही है कि हमें IMF की ड्रिप चढ़ी हुई है, तो आगे आने वाले दिनों में क्या हमारी रेस्पायरेशन विदाउट IMF हो सकती है? क्योंकि ये तो एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी होगी, और ये जब 4-5 साल का प्रोग्राम होगा तो उसके बाद तो ऑप्शंस मौजूद हैं कि वी कैन यूटिलाइज आवरसेल्फ इन न्यू डायरेक्शन। देखें, आपको रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम पे किसी को मंशियात की लत पड़ जाए तो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम पे डाला जाता है। वो रिहेबिलिटेशन उसको उस वक़्त तक प्रोवाइड करती है जब तक वो उसको वो उसकी बॉडी में वो ख़त्म हो और वो अपनी कंडीशन में आए, लेकिन उसका अपना ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी उसकी खुद की विल भी ज़रूरी है। अगर वो बाहर निकल के फिर उसी महफिल में चला जाएगा जहाँ जिन दोस्तों में वो पहले उठता बैठता था, ये जिस महफिल में, तो वो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा 6 महीने या 3 महीने के रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम से। ये वही मिसाल है। तो हमें अपने दोस्तों की जो गैदरिंग है वो अच्छी करनी पड़ेगी। हमें अपनी विल पावर ठीक करनी होगी, अपनी कदमों पे आना होगा। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हमारी वीकनेसेस हैं, जो वीकनेसेस में हमारा टैक्स का निज़ाम बहुत कमज़ोर है। अब उसमें जिसको भी हम ब्लेम करें, चाहे हम FBR को ब्लेम करें, हम उस ब्लेम गेम से बेहतर है कि हम कुछ एग्जाम्पशंस को ब्लेम करें, हम बिजनेसेस को ब्लेम करें, जहाँ भी करें, लेकिन ये एट द एंड ऑफ द डे हकीकत है कि हमारी जो टैक्स कलेक्शन है दुनिया के बहुत ही लो टैक्स कलेक्शन कंट्रीज़ के अंदर आ गई है, और उसके साथ वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकते। जिसकी इनकम कम हो वो ख़र्चा कैसे ज़्यादा कर सकता है, वो कैसे अपनी निज़ाम ज़िंदगी बेहतर कर सकता है, या अपनी मतलब वो चादर हो नहीं तो पाँव आपके फिर चादर से ज़्यादा तो नहीं फैला सकते आप। बिल्कुल। तो आप प्रॉब्लम सबसे पहले तो ये एक चीज़ है। दूसरी, इसके लिए ये देखना ज़रूरी है कि हमारे टैक्सेस में कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो कवर्ड नहीं है और जिसको
इनकम इक्वल लेवल पर टैक्स होना चाहिए, यानी टैक्स का निज़ाम मुनसिफाना होना चाहिए, जो हर एक के लिए हो और हर एक की आमदनी पे हो, और इस हद तक हो कि लो इनकम वालों को ना हिट करे लेकिन हाई इनकम वालों को हिट करे। टैक्स का निज़ाम ही प्रोग्रेसिव होता है इनकम टैक्स का, ठीक है। और फिर जब इनकम टैक्स ठीक आ जाता है तो आप फिर सेल्स टैक्स को कम करते हो, वैल्यू एडेड टैक्स को कम करते हो, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है वैल्यू एडेड टैक्स, और वो जाके डायरेक्टली हर एक को हिट करता है, गरीब को भी इतना हिट करता है जितना अमीर को हिट करता है। लेकिन इनकम टैक्स वो तो ज़्यादा करता है ना, वही ज़्यादा करता है, बिल्कुल सही कहा, तो उसकी इनकम के हिसाब से ज़्यादा करता है। यानी अगर वो भी इतना ही टैक्स दे रहे हैं किसी एक चीज़ पे जो कि कंजम्पशन की इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं, ज़रूरी अशिया हैं, तो ज़ाहिर है वो दोनों को हिट कर रहा है। तो इसलिए इनकम टैक्स से अगर ज़्यादा कलेक्शंस होती है गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट फिर रिलीफ दे सकती है दूसरी जगह, एक बात है। इसी तरह जो हमारे दूसरे गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, सो गवर्नमेंट एक फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, बल्दियाती गवर्नमेंट्स हैं, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स हैं। जी जी। अभी तक जिस तरह दुनिया में होता है कि वो तीनों एरिया अपने अपने स्टेट्स अपनी कलेक्शंस करती हैं, प्रोविंसेस जिसको आप कहें सूबे अपने रेवेन्यू जनरेट करती हैं और अपने बजट को अपने बड़े हद तक मीट करती हैं। इसी तरह म्यूनिसिपलिटीज़ खर्च भी करती हैं और फिर वो उसके अगेंस्ट रेवेन्यू भी कलेक्ट करती हैं शहरियों से, जो जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं जहाँ जहाँ इस तरह स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। तो उसका नतीजा क्या होता है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास डेफिसिट कम हो जाता है बजट में, तो वो फिर अगेन जो वो अपने ज़रूरियाती तरक्याती काम है वो कर सकती है, और तरक्याती कामों पे जब खर्च होता है तो मुआशी पहिया चलता है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, जो इंडस्ट्री को बूस्ट देता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब जगहों पे ये करेक्शंस करने की ज़रूरत है जो इस वक्त हमारा ओवरऑल। और अगर आप इस तरह देखें कि फेडरल टैक्सेस जो कलेक्ट होती हैं, ये रेवेन्यू आता है वो प्रोविंसेस को और डिफेंस और इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद तो फेडरल गवर्नमेंट डेफिसिट में आ जाती है। ये तीन एरिया मोटे मोटे अगर हम दे दें तो थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च करके उसके बाद कहाँ है पैसा। तो शकील साहब से पूछती हूँ मैं। शकील साहब, एक तरफ इन्होंने काफ़ी डिटेल्ड अगेन फिर इन्होंने एक्सप्लेन किया, लेकिन हमें ये सवाल उठाना होगा कि अब ब्लेम गेम की तरफ नहीं जाना है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो गवर्नमेंट भी बनी है एक मजबूत गवर्नमेंट जिसमें तमाम लोग भी शामिल हैं, जिसमें कोई इश्यूज़ भी नहीं है, कॉलिशन गवर्नमेंट है, राइट, और सब एक पेज पे नज़र आते हैं, तो अब इनिशिएटिव्स लेना या कोई भी चीज़ इनिशिएट करना बहुत इजी हो जाता है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि डिजिटाइजेशन, SOEs की प्राइवेटाइजेशन, ये जो एक बहुत इन्होंने जो हैवी जो पहले ही टास्क थे जो कि किए नहीं गए, अब हो सकते हैं, अब तो मुश्किलात नहीं है। हमें हैवी अभी लग रहे हैं, लेकिन ये तो लॉन्ग ड्यू थे। आप कौन सी गवर्नमेंट पिछली 3-4 गवर्नमेंट्स आपने कोशिशें होती थी मगर कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। प्राइवेटाइजेशन सबका एजेंडा होता था, सही है, टैक्स रेवेन्यू बेस बढ़ाना सबका एजेंडा होता था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा दुश्वारी रही है हुकूमतों की, उसके अंदर सिंसेरिटी, विल, ये सब चीज़ें होंगी। हो सकता है उस वक्त के मारूजी हालात क्या थे। आज की गवर्नमेंट की जो एक्शंस हमें नज़र आ रहे हैं वो बज़ाहिर हमें बहुत ज़्यादा बोल्ड भी स्टेप्स नज़र आ रहे हैं और वो सिंसियरली उस कदम को उठाते हुए नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको इकॉनमी के नंबर्स चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। IMF ने खुद अपनी रिव्यू पॉलिसी के अंदर पाकिस्तान की 2024 की जो GDP प्रोडक्शन की है वो 2% पर लेके आ गए हैं और 2025 में 3.5% पे लेके जा रहे हैं। इसी तरह इन्फ्लेशन नंबर्स नेक्स्ट ईयर 2025 तक 12 से 13% तक आ सकते हैं। तो अगर ये इकोनॉमिक नंबर्स, आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव होते हैं, बेहतर होने शुरू हो जाते हैं आपके आशारिये, तो मईशत पर इसके असरात नुमायाँ होना शुरू हो जाएंगे और इसका टिकल डाउन इफेक्ट हम देखेंगे ऊपर से नीचे तक, और निचले लेवल तक भी हमें कुछ उसके समरात नज़र आना शुरू होंगे। असल चीज़ है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो हमें नज़र आ रही है और इसके साइंस हमें नज़र आना शुरू हो चुके हैं और स्टॉक मार्केट उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। आपके पॉलिसी रेट्स जो है वो जून से हमें कम होते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन नंबर इस दफ़ा 15% तक आ चुके हैं, बल्कि रियल टाइम के अंदर 15 to 18% तक हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं और हाउस होल्ड या CPI नंबर हैं उसमें भी कमी हुई है। तो इसके बाद ये एमिनेंट हो गया है कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इंटरेस्ट रेट पे कमी होगी। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि उन्होंने देख लिया, सब कुछ सही है, लेकिन उसकी फाइन ट्यूनिंग करने के लिए ऐसा लगता है कि और टाइम दिया गया। लेकिन अदरवाइज अगर इस बार कर देते तो फिर तो लास्ट
इन्फ्लेशन जी, ब्लास्ट कर लास्ट जाता। 2 वीक पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई, दे केप्ट द इंटरेस्ट रेट अनचेंज। बल्कि मैंने ये देखा कि दुनिया भर के अंदर ही यूके के अंदर भी रेट कट मीटिंग थी और दूसरी जगहों पर भी, सब जगह पर ही रेट कट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, लेकिन kept the interest rate unchanged. Here in पाकिस्तान सिनेरियो के अंदर आप देख लें कि पाकिस्तान में बहुत हाई इंटरेस्ट रेट है और इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर बिजनेस करना मुश्किल है। कारोबारी सरगर्मी कैसे परवान चढ़ेगी, मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगले साल तक या दिसंबर एंड तक हम 300-400 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट के अंदर कमी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जब तक ये नहीं होगी और मज़ीद रिवाइवल ऑफ द इकॉनमी जो है ना वो मुश्किल रहेगी। यकीनन इकॉनमी स्टेबिलिटी की साइन नज़र आना शुरू हो गई हैं। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपके पॉजिटिव होना शुरू हो रहे हैं, इन्फ्लेशन नंबर स्लाइटली डाउन होना शुरू हो रहे हैं। आगे आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ख़त्म हो रहा है आपका। सेकेंडली आपका इस दफ़ा जो आपके ट्रेड के नंबर्स आए हैं उसमें $31 बिलियन तक आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, जिसमें बढ़ गई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जी, बड़ी अच्छी साइन है। दूसरी बात ये है कि आपकी जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो बहुत अच्छी है। वीट इस वक्त हमसे बिक ही नहीं रही है, इतना वीट हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है, लेकिन वीट हमारे पास एक्स्ट्रा आई है। इसके अलावा राइस की प्रोडक्शन हमारी अच्छी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारी अच्छी है। तो इससे ये उम्मीद हो रही है कि इन्फ्लेशन नंबर बतदरीज कम होंगे। लेकिन IMF की जो शर्त है वो आपके एनर्जी प्राइसेस यानी कि पेट्रोल की प्राइसेस, बिजली और गैस की कीमतें, उसमें कमी मुतवक्को नहीं है। इंटरनेशनल सुनने में तो ये आ रहा है जो अभी न्यू जो फोर्टनाइटली आएगी जी, ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल जो है वो बहुत ड्रास्टिक डाउन हुई हैं। तो उम्मीद है कि 13-14 रुपए शायद हमारे यहाँ फी लीटर पेट्रोल की कीमतों में कमी मुतवक्को है। अगर ये ऐसा होता है तो एक साई ऑफ रिलीफ होगा। लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट के जो स्टेप्स जिस पर हम बात कर रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट इस सिंसियरली इस पर स्टेप्स उठा रही है, सही डायरेक्शन में ये काम कर रही है, बज़ाहिर हमें ये सब कुछ सही नज़र आ रहा है। ख़ासतौर पर फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर औरंगज़ेब के जो स्टेप्स हैं, और उन्होंने अभी द डे बिफोर यस्टरडे किसी प्री बजट कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कहा कि हम तमाम तर वो मेजर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इकॉनमी को ट्रैक पर लेकर के आ सके। एक्सपोर्ट नंबर के हवाले से मैं आपको एक इजाफी बात कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर ने भी लास्ट वीक एक मीटिंग चेयर की और उसमें कोई ऑटो डिलीशन पॉलिसी के ऊपर भी बात की गई है और उन्होंने एक्सपोर्ट ग्रोथ को खुद पर्सनली मॉनिटर करने की बात की है। वो मंथली या क्वार्टरली मीटिंग करके पहले ओवरड्यू है। और जाहिर है पाकिस्तान अगर को आपने, जैसा कि सर ने भी कहा कि अपने कदमों पे अगर खड़ा होना है तो अपने स्किल से, अपने ताकत और अपने जोरे बाजू को बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हो, पाकिस्तान की टोटल आउटपुट में इजाफा हो और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स नंबर में इजाफा हो, तभी डेफिसिट कम हो सकेगा और पाकिस्तान के रुपये के ऊपर भी प्रेशर कम होगा और हो सकता है कि पाकिस्तानी रुपया मजीद मुस्तहकम हो जाए। एग्जैक्टली और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन भी हो। मैं अशरफ साहब आपसे मार्केट के हवाले से पूछना चाहूँगी, स्टॉक मार्केट के अंदर आपको जो ट्रेंड है वो कितना बेहतर दिखाई दे रहा है? क्योंकि एक तरफ हमारे पास ऑल टाइम हाई फ्राइडे को भी दिख गया, आज मंडे का दिन है, मंडे को भी आज एक अच्छी ऑल टाइम हाई होता है, तो ये तो 76 ईयर्स ऑल टाइम हाई दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या ट्रेंड होगा मार्केट का? जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि मार्केट इंडिकेटर होती है हमारी, हम क्या कर रहे हैं बाहर की दुनिया में, यानी हम अपनी इकोनॉमी के बारे में क्या कर रहे हैं, हम इंटरनेशनली क्या हो रहा है, हमारी करंट अकाउंट की परफॉर्मेंस कैसी है, हमारी ओवरऑल बजट की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर वो चीज़ें मैनेज रहती हैं, हम उस एजेंडा पे कायम रहते हुए सही काम करते हुए जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा टेस्ट होगा हमारा बजट में। जो बजट आएगा उसमें जो एक्शंस होंगे वो बहुत बड़ा टेस्ट होगा कि हम पॉलिटिकल डिसीजंस करते हैं सिर्फ, या हम सही डिसीजंस करते हैं जो इस मुल्क के लिए ज़रूरी हैं। और कई विदाउट वेस्टिंग टाइम गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक SOEs के हवाले से ही करना शुरू कर दिए, इनिशिएट करना शुरू कर दी चीज़ें। तो आपको नहीं लगता कि इसमें भी कोई पॉलिटिकल डिसीजंस होंगे या फिर डायरेक्टली वो हो जाए? देखिए ना, इस वक्त तक तो आपने स्टेप्स तो लिए हैं, लेकिन हमने इस मुल्क में ये भी बहुत देखा है। असल में लोगों का ये होता है ना कि वो स्टेप्स देखते हैं, चूँकि जैसे अभी बात हुई लोग कि कई दफा भूलने को तैयार नहीं है कि हमने इस मुल्क में ये देखा है, क्योंकि माजी इंडिकेटर्स होता है आपका कि आपने क्या किया। क्योंकि ये PIA के बारे में आप प्राइवेटाइजेशन या कोई आज की बात तो नहीं है, 15 साल या 20 साल की हिस्ट्री है, और भी स्टील मिल की हम बातें करते हैं और कई और बातें होती रही, यादें अज़ाब है यार। नहीं तो वो आपके एक्शंस रिफ्लेक्ट करेंगे जो कि अभी
बहुत अच्छे ट्रैक पे हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इसीलिए पॉजिटिविटी आई है। बट मैं आपने आगे का जब सवाल किया कि आगे कैसे चलेगी, तो कई चीज़ों पे ये मुनहसर है, जिसमें एक ये हमारे एक्शंस हैं कि हम बजट में टैक्स को किस तरह ब्रॉड बेस करते हैं। नंबर सेकंड ये है कि हम अपने सर्कुलर डेट को कवर करने के लिए क्या करते हैं, राइट, क्योंकि पावर सेक्टर का बहुत बड़ा इसके ऊपर डिपेंड करता है। हमें एक पाथ बताना होगा ना, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ एक दिन में क्लियर हो जाएगा, पर देयर शुड बी अ वे कि हम इसको ग्रेजुअल रिड्यूस करेंगे, बजाय कि ये बढ़ता जाए। फॉर एग्जांपल जो कि पिछले चंद महीनों में उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट ने भी और इधर कंटेन किया है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो आगे ये एक एजेंडा नज़र आना चाहिए। इसी तरह जो हमारी गवर्नमेंट में एक मेजर आई थिंक ये प्रोविंसेस के बारे में जिस तरह मैंने बात की, ये टैक्स बेस को किस तरह बढ़ाया जाएगा, ये देखने की ज़रूरत है। आप जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू आएगी वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बिल्कुल। इसी तरह जो एक्सपेंडिचर साइड है वो भी बहुत अहम है, जो गवर्नमेंट की, उसको किस तरह कट करेंगे, उसके लिए क्या मेजर्स लेंगे, शॉर्ट टर्म क्या मेजर्स हैं, लॉन्ग टर्म क्या मेजर्स हैं, चाहे वो मिनिस्ट्रीज को कट करना है, चाहे वो अपने एक्सपेंडिचर्स को कट करना, किस तरह एक्सपेंडिचर को मैनेज करेंगे, क्योंकि ये दो ही चीजें ना, एक इनकम साइड बढ़ानी है आपको, एक एक्सपेंडिचर साइड गवर्नमेंट को एग्जैक्टली और इनकम के भी रेवेन्यू हमें ना थोड़े से चैनल्स मोर करने हैं, चैनल्स बढ़ाने हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपको सिर्फ एक ही चैनल को फर्दर वो तो होएगा ही नहीं ना, फिर वो आखिर में खराब हो जाता है। ठीक है ना जी, हमें डॉलर कैसे आने हमारे मुल्क के अंदर, हमें ये डॉलर आना कैसे और डॉलर जाना कैसे, ये दोनों चीजें, जाने के रास्ते जितने कम हो बेहतर है। और नहीं जाने में भी यही है ना कि जिस तरह हमारी इकोनॉमिक हेल्थ बहुत कमजोर है, एक आदमी की हेल्थ कमजोर हो जाए, वो ओवर ईटिंग करे तो फिर वॉमिटिंग हो जाएगी, या वो बीमार हो जाएगा। इस तरह हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन कमजोर है और हमें उसकी इकोनॉमिक रिकवरी ग्रेजुअली करनी है। हम एकदम से अगर 8% की ग्रोथ पे जाते हैं तो हम वो मैनेज ही नहीं कर सकते, इसलिए कि हमें फिर डेट सर्विसिंग का फिर फुकदान आ जाता है और हमारे पास डॉलर्स की कमी हो जाती है इंपोर्ट्स की वजह से। तो इसलिए वो सस्टेनेबल जो अभी बात की जा रही है कि 3% 2% ग्रोथ होती जाए, इवेंचुअली वो 3 साल 4 साल के अंदर आप 4-5% पे आस्ते आस्ते जाते हो, 4 पे भी चले जाते हो 3 साल में, और उसके बाद फिर जंप लेते हो। जब तक आपकी सिचुएशन, आपका थोड़ा रिजर्व्स, आपकी सारी चीज़ें कंट्रोल हो गई होंगी तो आप डॉलर मैनेज कर पाएंगे। एक तो ये है, इसलिए क्योंकि जैसे ही आपकी इकोनॉमी हीटेड होती है आपके दूसरे मसाइल शुरू हो जाते हैं। ट्रू। शकील साहब, मसाइल से भी बस जी, इसी हवाले से ये ज़रूरी है। तो ये जो चंद चीज़ें हैं जहां हम अगर ये सस्टेनेबल काम करेंगे, जिसमें हमने एसओई की बात की, जिसमें प्राइवेटाइजेशन की बात की, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर के साथ हमारे जैसे सऊदीज़ हैं, इनसे बात हो रही है, गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं वो आ रही हैं, देख रही हैं, बट ये रिजल्ट हो जाए, कन्वर्ट हो इनटू एन एक्शन, इनटू अ एग्रीमेंट, जहाँ के ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए उन सेक्टर्स में, तो वो एक पॉजिटिविटी क्रिएट करेगी। इसी तरह से जो आपकी ये गैस और बिजली के जो लॉसेस हैं वो अगर कवर हों, उसमें जो भी इश्यूज हैं, चाहे लाइन लाइसेंस हैं, चाहे चोरी हैं, चाहे और कुछ है, तो जाहिर है वो लोगों को आप फिर पावर कॉस्ट कम कर सकेंगे, जो कि इंडस्ट्री के लिए सस्टेनेबल होगी। इस वक्त तो जो पावर कॉस्ट है वो इंडस्ट्री के लिए, इंटरेस्ट इन पावर एंड गैस कॉस्ट सस्टेनेबल नहीं रहती है और वो आगे इंडस्ट्री को चलाने के लिए वायबल नहीं रहती। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म पाथ ऐसा पकड़ें जो कि पता है सबको क्या करना है, थोड़ा सा एक्शंस लेने पॉलिटिकल विल चाहिए हमें करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं। जी, बिल्कुल आपने सही वजह फरमाया। शकील साहब, मैं आपसे स्टॉक मार्केट के हवाले से पूछना चाहूँगी। स्टॉक मार्केट में ट्रेंड, मैं अगेन आपसे भी यही सवाल करूँगी कि क्या दिखाई दे रहा है, ख़ासकर अगर सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही वाज़ेह तौर पे एक अच्छी बेहतरी दिखाई दे रही है। फिर आपने ऑटो सेक्टर का भी जिक्र किया था, अभी फाइनेंसिंग की भी बात हो रही थी, बैंकिंग फाइनेंस से, तो आप उसी को कनेक्ट करते हुए प्लीज़ बताइए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। जी, एक तो मार्केट गुज़िश्ता चंद हफ्तों से जो बढ़ रही है वो रेट कट एक्सपेक्टेशंस की वजह से बढ़ रही थी। सेकेंडली IMF का जो पाकिस्तान का SBA का $3 बिलियन का
एग्रीमेंट कंप्लीट हुआ और वो $1.1 बिलियन भी पाकिस्तान को मिल गए, और अब नेक्स्ट प्लान के लिए, नेक्स्ट पैकेज के लिए पाकिस्तान उनसे निगोशिएट कर रहा है। दीज आर ऑल हेल्दी साइंस जिसको मार्केट ने वेलकम किया, और मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस जो है ना वो रिस्टोर हुआ, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बढ़ा, और मार्केट के अंदर अक्रॉस द बोर्ड हमें बाइंग नज़र आई। अब इसमें मार्केट इंडेक्स जो है, चूंकि इंडेक्स की कॉम्पोजिशन इस तरह से है कि इंडेक्स ऑल टाइम हाई क्रॉस करता चला जा रहा है, लेकिन अगर शेयर्स की वैल्यू हम देखें तो 3.7 PE पर हमें इन जनरल पूरी मार्केट नज़र आती है। तो हमें इसमें देखना पड़ेगा कि किन सेक्टर का चॉइस करना है, किन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि आगे पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे जैसे पॉजिटिव आएंगे, पाकिस्तान नेक्स्ट IMF प्लान में चला जाएगा, और पाकिस्तान बजट के बाद अगर वो सारी इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुली कर लेता है, और जो पाथ रोड मैप बनाया है गवर्नमेंट ने आगे का पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर के, अगर उसको सक्सेसफुली अचीव कर लेते हैं तो स्टॉक मार्केट कैन गो एनीवेयर। बहुत अच्छी मार्केट लगती है, बुलिश है मार्केट का ट्रेंड, इकोनॉमी मुस्तहकम हो जाएगी ना फिर तो इकोनॉमी। अच्छा, फिर इसके साथ साथ आप देखें, अगर इकोनॉमी हमारी जिस लेवल के ऊपर है, आज भी हमारे जो कंपनीज के अर्निंग्स हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं, वो बहुत फिनोमिनल हैं, बहुत अच्छे हैं। कुछ जगहों पर हमें कंपनीज के लॉसेस भी नज़र आते हैं, उसी हिसाब से शेयर्स रिफ्लेक्ट वैसे ही कर रहे हैं, शेयर की प्राइसेस वहाँ नहीं बढ़ती हैं। लेकिन हम ओवरऑल अगर हम मार्केट देखें तो अभी सीमेंट सेक्टर के अंदर इंटरेस्ट रेट कम होने से बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है, स्टील इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है, और ओवरऑल ऑयल एंड गैस सेक्टर, OMC सेक्टर पाकिस्तान का बहुत अच्छा परफॉर्मिंग सेक्टर है, और इसमें बेहतरी नज़र आती है। मुझे तो मार्केट तेज़ी लगती है, बेहतर लगती है, मार्केट के इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव हैं, मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस भी है। लेकिन यहाँ मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक बहुत अहम बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक बड़ी ज़बरदस्त मार्केट है, बहुत अच्छी एसेट क्लास है, जहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और मुनाफा भी कमाते हैं, डिविडेंड भी हासिल करते हैं, कैपिटल गेन भी हासिल करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसका जो बेस है वो बहुत छोटा है, सिर्फ 2.5 से 3 लाख इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लोगों को भी, ब्रोकर्स कम्युनिटी को भी, और पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, लोगों में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि स्टॉक मार्केट का बेस बढ़े। अभी लास्ट वीक हमारे मुल्क को टैक्स बेस की जरूरत है, इसी तरह स्टॉक मार्केट का बेस भी बढ़े, इन्वेस्टर्स बेस बढ़ेगा तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ेगी और मार्केट का साइज भी बढ़ेगा। सेकेंडली, अभी लास्ट वीक 2 IPOs आए, अगले हफ्ते 1-2 IPOs और इन द लाइन है। तो अगर कंपनीज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नंबर ऑफ कंपनीज की लिस्टिंग बढ़ेगी तो ये एक हेल्दी साइन है। दीज आर ऑल पॉजिटिव एंड हेल्दी साइंस। अब हमें अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, क्योंकि इसी वीक है। और अब जाहिर है पाकिस्तान के अंदर सेविंग रेट इतना कम है, चूंकि पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से गुज़िश्ता 10 सालों से, 5-7 सालों से देख रहे हैं हम कि गुजर रहा है। इसमें लोग क्या कमाएंगे और क्या बचाएंगे, क्योंकि बहुत तेज़ी से बेरोज़गारी कम हो रही है, पर कैपिटा इनकम में कमी हुई है। अगर स्टेबिलिटी रहती है तो डेफिनेटली रोज़गार के मौके भी मिलेंगे और पाकिस्तान में पर कैपिटा इंक्रीज होगा तो लामहला सेविंग्स भी बढ़ेंगी, और सेविंग्स फिर कन्वर्जन आएगी हमें इन्वेस्टमेंट्स एसेट क्लासेस के अंदर, जिसमें स्टॉक मार्केट सरफहरिस्त है। और खासकर वो इन्वेस्टर्स जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड्स का रास्ता खुला है। उनको ये बताया जाए कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर रहती है और आपको पता भी होता है कि कहाँ जो इन्वेस्टमेंट है वो राइट डायरेक्शन में। ये नहीं है कि आपने स्टॉक मार्केट के अंदर बस एनोनिमसली आपने कुछ भी ले लिया। और लास्ट 1 ईयर के अंदर स्टॉक मार्केट हैज परफॉर्म्ड सो वेल दैट इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक मार्केट्स इन द वर्ल्ड। राइट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टॉक मार्केट के लिहाज से अगर देखे जाए तो ये ईयर बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। आई गेस 39% से भी ज़्यादा मार्केट ने तकरीबन इम्प्रूव किया है। और फॉरेन इनफ्लोज में भी इजाफा हुआ है। ये सबसे अच्छी बात है कि फॉरेन बायर्स हमारे पास बहुत सारे नेट बायर्स इंक्रीज हो रहा है, वो फॉरेन इनफ्लो बढ़ रहा है। आपको लगता है कि कितना चांस है? ये तो है एक 2017 में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी मार्केट के अंदर, उस लेवल पर तो अभी हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम बहुत जल्द उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो इट मींस वहां पे जब लेवल्स आएंगे तो फिर कितना मार्केट जाएगी आगे? ठीक है, मार्केट तो मतलब आप नंबर्स को ना करें, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इंडेक्स को ना देखें। इंडेक्स कैन गो अप टू 100,000 पॉइंट्स, लेकिन मार्केट के शेयर्स में आप इन्वेस्ट करते हैं। एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिसके पास 50,000 रुपए हैं वो भी इस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, जिसके पास 5 मिलियन रुपए हैं वो भी इस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। तो उसके लिए शेयर्स अमाउंट होना चाहिए, तरह हमारे व्यूअर्स को भी तो बताया ना, उनको भी तो पता चले। एक सिंपल सा, मैं अगर कोई कंपनी का नाम लिए बगैर बताऊं कि कोई 5 रुपए का शेयर है और अगर आपने उसके 1,000 शेयर खरीद लिए तो 5,000 रुपए से भी आप इस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वाओ,
दिस इज गुड एक्चुअली कि आप और देयर आर मेनी कंपनीज व्हिच आर बिलो 5 रुपीस दीस डेज। या थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स जिन्हें कहते हैं, राइट। और लेकिन ब्लू चिप के अंदर आप लोगों की आप ज्यादा उसमें जाएं तो उसमें फ्रैक्शंस में शेयर्स खरीद लेते हैं, आप 100 शेयर्स खरीद लेते हैं, बिलो 100 शेयर्स खरीद सकते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान आप मिनिमम की बात अगर हम करते हैं और स्काई इज द लिमिट, मैक्सिमम तो आप कर सकते हैं जितना भी। राइट, आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आपकी एक अच्छे अमाउंट पड़ा हुआ है तो आप उसको अपने बैंक में रख के, अभी तो चलें इन्वेस्टमेंट इस लिहाज से भी है कि फिक्स इनकम आपकी हो जाती है, लेकिन बैंक में कब तक आप रखेंगे? बैंक में भी तो अब एक ना एक दिन पॉलिसी रेट तो घटेगा। नहीं, 2025 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर आपको बैंक से बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। या चलें जी, ये भी देख लेते हैं। मैं अशरफ साहब से पूछती हूँ। अशरफ साहब, स्टॉक मार्केट की बात हमने की है, मैं आपसे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करना चाहूँगी। आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बजट के अंदर देखनी है कि बजट के अंदर क्या आता है, क्या चीज़ें ये जिसके ऊपर एम्फेसिस किया जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सेटल डाउन हो सकती हैं। प्राइवेटाइजेशन के हवाले से ही बात करेंगे। कुछ पीआईई की प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ से ही शेयर्स के ऊपर एक फ़र्क आना शुरू हो गया। आपको लगता है प्राइवेटाइजेशन से बहुत ज़्यादा एक वो जो हमारे एक लूप होल्स जिनकी हम बात करते हैं वो फिक्स हो जाएंगे? आपको नहीं लगता कि ये तो हमारी स्टॉक मार्केट की भी अवेयरनेस ज़रूरी है, जैसे शकील साहब ने कहा? और दूसरी बात ये कि जो हमारे बजट के अंदर जो ऐसे इनिशिएटिव लिए जाएंगे वो इम्पैक्ट करेंगे ओवरऑल इकोनॉमी को, यानी कि एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट देंगे। बिल्कुल। देखिए ना, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जिसको हम कहते हैं वो यही हैं कि हमारी उन स्ट्रक्चर्स में, उन में जहाँ जहाँ कमी है उसको प्लग किया जाए, और ओवर द पीरियड वो प्लग होते जाते हैं, जिसमें एसओईज यानी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। अच्छा, थोड़ा बजट के हवाले से, सुपर टैक्स के हवाले से ही बताइएगा, क्या दिखाई देता है? देखिए, अमूमन तो टैक्स को ज़्यादा बढ़ाना किसी भी सेक्टर को मुनासिब नहीं होता है, लेकिन मिसाल के तौर पे लगता ही ये है, बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री है, इसने बहुत ह्यूज प्रॉफिट्स कमाए हैं और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में ट्रेजरी इनकम से बहुत बड़ी पैसे आए हैं जी, राइट। तो ये हो सकता है गवर्नमेंट की निगाह उस पर है, मेरा ख्याल है कि वो उसको एडिशनली टैक्स करें, और किस नाम से करते हैं, किस तरह करते हैं, ट्रेजरी इनकम को टैक्स करते हैं या ओवरऑल सुपर टैक्स लगाते हैं। बट एक ऐसा एरिया है जहाँ बैंकिंग ने नहीं, मैं तो बैंकिंग की एक बात कर रहा हूँ कि बैंकिंग ऐसा एरिया है जो कि अनटैक्स रहा है। इसी तरह गवर्नमेंट ऑलरेडी डिस्कस कर रही है रिटेल होलसेल सेक्टर्स जो टैक्स नेट में टैक्स नहीं तो है। देते रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि टैक्स नहीं दिया हो। टैक्स तो नेग्लिजिबल है ना, ये ना होने वाला टैक्स है अभी तक इस सेक्टर से ना। इसी तरह अनडॉक्यूमेंटेड, सब एग्री नहीं करते, चले मैं उनका टेक बाद में लूंगी। हाँ, और इसी तरह से मतलब ये कि रियल एस्टेट सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, फिर मैंने प्रोविंसेस और म्यूनिसिपैलिटी की बात की, तो सेक्टर्स तो बेशुमार हैं जहाँ हम टैक्स नेट को हमने फैलाया ही नहीं है। अब देखना ये है कि गवर्नमेंट करेक्ट मेजर्स करती है या शॉर्ट टर्म वो मेजर करती है जस्ट प्लग इन करने के लिए, अपनी बैलेंस को बराबर करने के लिए। बज़ाहिर मुझे लग रहा है, मेरी उम्मीद है कि इस दफ़ा चूँकि बात मुझे 6-8 महीने से सही नज़र आ रहा है, डिफ़िकल्ट डिसीजंस बहुत किए हैं, टफ़ हैं, कुछ हर सेक्टर के लिए टफ़ होता है, हर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के लिए या पॉपुलेशन के लिए टफ़ होते हैं डिसीजंस, लेकिन अगर वो सही डायरेक्शन में हो, इंटेंशन सही हो, पर्पस सही हो, तो ये एक ज़रूरी हैं जो कि होने पड़ेंगे ताकि आप इकोनॉमी सस्टेन हो जाए आपकी। और दूसरा, जहाँ तक आपने कहा कि पॉलिसी रिफॉर्म्स, मॉनेटरी पॉलिसी की भी बात है, तो ज़ाहिर है इस वक्त स्टेट बैंक भी बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ रही है। वो मंथ टू मंथ को देख के बजाय एक लॉन्ग ईयर का व्यू देखते हैं कम से कम, कि आगे नेक्स्ट फोर्सेबल टाइम में, चंद महीनों में क्या एक्सपेक्टेड है, चीज़ें किस तरह मूव कर रही हैं। अच्छा, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर फॉरेन इम्पैक्ट्स भी बहुत फास्ट आते हैं, राइट, जिसमें एनर्जी की प्राइसेस एक बहुत बड़ा डेंट डालती है हमारी इकोनॉमी को। अगर इंटरनेशनली ऑयल की या गैस की प्राइसेस बढ़ जाए, इसलिए कि हम इम्पोर्टेड नेट इम्पोर्टिंग कंट्री हैं और हमारा एक बहुत बड़ा इम्पोर्ट बिल होता है इस हवाले से, तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। इसी तरह से इकोनॉमिक जो ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है हमारे मुल्क में, जैसे कि 2 साल पहले हुआ जब फ्लड्स आ गए पाकिस्तान में, उसने इकोनॉमी को शटर कर दिया, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बहुत थोड़ा सा नेचुरली हमें डिजास्टर सिचुएशन के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें बहुत हमारे इफ्स एंड बट्स होते हैं हमारी इकोनॉमी में,
सबके होते हैं ये तो, लेकिन हमारे लिए ऐसा लगता ज़्यादा है, फ्रेजाइल है। मैंने पहले कहा कि फ्रेजाइल हैं हम, तो फ्रेजाइल को ज़रा मुश्किल होता है, वो कुछ ज़्यादा थोड़ा सा उसके साथ कुछ हो जाए तो सेंसिटिव है, उसको ख्याल रखना पड़ता है कि वो इन्फेक्शन फास्ट ना लगे उसको। तो एक होता है ना पेशेंट जिसको आप जनरल वार्ड में रखते हो, कि आप उसको आईसीयू में रखते हो, और एक आप सीसीयू में रखते हो, तो ये फ़र्क है ना तीनों में कुछ ना कुछ। तो बहरहाल ये कहने की ज़रूरत है कि हमें अभी भी जो ये चैलेंजेस हैं वो जहन में रखने चाहिए कि ये चैलेंजेस हैं, लेकिन जो अभी तक के इक़दाम हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ इशारा करते हैं, और ये जाहिर है अगर इसी तरह चलते रहे तो मार्केट में पोटेंशियल है। जो आपका स्टॉक मार्केट के हवाले से भी सवाल था, क्योंकि अभी भी ये मार्केट अपनी उस मल्टीपल पे नहीं है जहां उसे होना चाहिए, बट ये ग्रेजुअल होगा। कोई भी एक्सपेक्ट ना करे कि ये एकदम हो जाएगा। और न्यू इन्वेस्टर के बारे में आपने पूछा, तो न्यू इन्वेस्टर को तो बहुत समझ के आना चाहिए, क्योंकि जो कमाता है अगर वो गंवा देता है थोड़ा बहुत, तो वो तो उसका साइकिल है, चला जाता है, ठीक है ना जी। लेकिन जो एक बार फिंगर बर्न कर ले फिर वो दोबारा आते हुए भी तो आ ही नहीं सकते। तो एक न्यू इन्वेस्टर्स या छोटे इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म इंसेंटिव, अगर कोई डायरेक्टली आना है, पहले तो आपने जिस तरह बिल्कुल सही कहा कि म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं, वो द बेस्ट वे, लेकिन अगर वो खुद डायरेक्ट भी आना चाहते हैं तो फिर लॉन्ग टर्म व्यू के साथ जाएं। एक ऐसी कंपनी का शेयर लें जो अपने 10-5 साल के लिए डिविडेंड पे करती हो, सस्टेनेबिलिटी नज़र आए कि भी 5 साल 10 साल के हवाले से लें। किसी और के बच्चों के लिए लेता है बंदा, कोई बच्चों की एजुकेशन के लिए लेते हैं, कुछ लोग शादी के लिए लेते हैं, कुछ अपनी सेविंग के लिए लेते हैं, कुछ अपने रिटायरमेंट के लिए लेते हैं। तो एक इस तरह आना चाहिए। ये जो डे ट्रिप वाले आते हैं और वो भी नया इन्वेस्टर है, छोटा इन्वेस्टर है, तो वो फिर आखिर में लुट के भी चाह सकता है, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड इज अ गुड आइडिया कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप वहाँ पे आके, लेकिन ये मल्टीपल का जो है, एक तो ये कि हमारी मार्केट इस वक्त अगर हम 4-5 साल पहले की मार्केट से कंपेयर करते हैं तो ये इंडेक्स वो इंडेक्स नहीं है, इसलिए कि इसमें डिविडेंड जमा हो चुका है। Absolutely. तो ये इंक्लूडिंग डिविडेंड इस वक्त जो 74,000 की मार्केट है रफली, और उसको एक और मल्टीपल से अगर आप देखें तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल जिस तरह 3.7 है अभी, तो इसमें थोड़ी सी गुंजाइश दिसंबर तक है, फिर थोड़ी जून तक नज़र आती है, जून 25। इस तरह 3 साल के सिनारियों में देखें तो आप इसको 5-6 का मल्टीपल आराम से देख सकते हैं कि 6 का मल्टीपल एक अच्छी मार्केट दिखाई देती है। चलिए लास्ट मिनट से मैं शकील साहब से पूछना चाहूँगी। शकील साहब, एक तो बैंक्स का इन्होंने कहा, तो आप क्या समझते हैं टैक्स के हवाले से क्या दिखाई दे रहा है, खासकर इन द बजट? देखिए, बजट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जी टैक्स जो है वो बढ़ा दिया जाए। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में अभी लास्ट बजट के अंदर भी सुपर टैक्स इम्पोज किया गया था, और कैश रिजर्व्स के ऊपर जिन कंपनीज के पास ज़्यादा कैश रिजर्व्स था उनके ऊपर एक एडिशनल टैक्स लगा दिया गया था। अभी भी यकीनन अगर गवर्नमेंट वही काम करेगी जो पहले होता रहा है कि जिन सेक्टर्स की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, बैंक्स 40-50% टैक्स दे रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स तकरीबन 60% तक देते हैं। हमारे यहाँ कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक मार्केट के अंदर, उनका टैक्स बेस सबसे ज़्यादा है, मोर देन 50% वो टैक्स दे रहे होते हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर आप दूसरा काम ये करते हैं कि हम अपने जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर मज़ीद टैक्स में इजाफा कर देते हैं, बजाय इसके कि आप नए टैक्स के एवेन्यूज़ तलाश करें और उनको टैप करें। अभी रिटेलर्स के ऊपर वो टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने जो स्कीम शुरू की थी वो फिर उसको दोबारा उसके अंदर डेट एक्सटेंड की जा रही है और उनको वॉलंटियरली कहा जा रहा है कि वो आप रजिस्टर कर लें। तो बहरहाल इस सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा। टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए उन्होंने जिस तरह से सिम को बंद करने की FBI की तरफ से धमकियां या एक खबरें आई हैं, वो भी एक गवर्नमेंट को इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को इंसेंटिव स्कीम्स देनी पड़ेंगी ताकि लोग खुशी से भी टैक्स दे सकें, और गवर्नमेंट को खुद अपने एक्सपेंडिचर्स भी कट करने पड़ेंगे। IMF की लास्ट जो खबर है वो ये है कि 163 अरब रुपए से 180 बिलियन रुपीस तक गवर्नमेंट को सालाना अपने अखराजात कम करने चाहिए। राइट, वेल आपने सही कहा। थैंक यू सो मच। शकील साहब हमारे साथ मौजूद थे। अशरफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ लाए। आज हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट टैक्सेशन सिस्टम, खासकर जो बजट आ रहा है, न्यू बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो एक वेल अबव परफॉर्मेंस है वो कितनी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म फर्दर क्रिएट कर रही है आने वाले दिनों में। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।